का बहुत स्वागत है हमारे आज के इस सेशन में, जहां पे मैं दिशा कार्य आप सभी के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज लेकर आई हूँ। ठीक है, चीज बताने से पहले या वीडियो की शुरुआत करने से पहले सबसे पहले जो मेरे प्यारे प्यारे बच्चे हैं जिनका सीयूईटी का यहाँ पे रिजल्ट आ चुका है, उन सभी को हमारी तरफ से, हमारी पूरी कॉमर्स वाला टीम की तरफ से, सीयूईटी वाला टीम की तरफ से यहाँ पे हार्टीएस्ट कांग्रेचुलेशंस। तो यहाँ पे बच्चों ने जो मेहनत की है वो रंग तो लाई है। बहुत सारे बच्चे हैं जिनके मार्क्स मुझे पता है रॉ स्कोर से काफी कम हो चुके हैं, लेकिन अब जो मार्क्स आ चुके हैं दैट इज डन। ठीक है, पूरे साल भर जो मेहनत करी वो आपके मार्क्स में यहाँ पे झलक रही है। मुझे पता है कि बहुत सारे बच्चे अपने मार्क्स को लेकर थोड़े से डिससैटिस्फाइड भी है, पर जो मार्क्स आए हैं इतने कम क्यों आए, रॉ स्कोर से कम क्यों हुआ, उससे ज्यादा अभी बेहतर होगा कि आप सोचो कि अब आगे आपको यहाँ पे क्या करना चाहिए। ठीक है, तो सीईटी के रिजल्ट आने के बाद सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि भाई हमने ये एग्जाम क्यों दी है। जाहिर सी बात है, हम सीईटी एग्जाम देते हैं सो दैट जो हमारी ड्रीम यूनिवर्सिटी है, जो हमारी ड्रीम कॉलेज है, उससे हम अपना कोर्स यहाँ पे कंप्लीट कर सके, अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के लिए हम रजिस्टर कर सके। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि भाई मैंने सीईटी तो दे दिया, सीईटी की एग्जाम क्लियर कर ली, अब मेरे मार्क्स आ गए, रिजल्ट आ गया, अब इन कॉलेजेस में एडमिशन कैसे लेना है, ये ड्रीम यूनिवर्सिटी में एंट्री कैसे पानी है। तो आज का ये पूरा का पूरा सेशन आप ही बच्चों के लिए बनाया गया है। आप सभी के जो मैंने कमेंट्स पढ़े उस वीडियो पे कि भाई मैम मार्क्स तो आ गए, अब क्या करें, कैसे अप्लाई करें, क्या करें, किधर अप्लाई करें, कौन सा कोर्स करें, कौन सी यूनिवर्सिटी में जाए, इसी को लेकर आज का ये वीडियो यहाँ पे बनाया गया है। ठीक है, तो थोड़ा गौर से देखिएगा सो दैट आपको एक प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग मिल सके और यहाँ पे जो ड्रीम यूनिवर्सिटी है, कोर्स है, वो आपका यहाँ पे मिस ना हो जाए, है ना। चलिए तो शुरुआत करते हैं यहाँ पे सबसे पहले कि जब भी हम सीईटी रिजल्ट की बात करते हैं, तब रिजल्ट में जब भी हम कॉलेजेस में अप्लाई करते हैं, अभी जाहिर सी बात है हर एक बच्चे की एक ड्रीम यूनिवर्सिटी है, एक कॉलेज है दिमाग में, एक कोर्स है जो उसको यहाँ पे करना है। तो जनरली हम तीन चीजें यहाँ पे चूज करते हैं। सबसे पहले तो हम यहाँ पे यूनिवर्सिटी चूज करते हैं जिसमें हम पढ़ना चाहते हैं। फिर उस यूनिवर्सिटी में बहुत सारे कॉलेजेस होते हैं, जैसे अगर मैं अकेले दिल्ली यूनिवर्सिटी की बात करूं तो उसमें मोर देन 50 कॉलेजेस है जो बीकॉम कोर्स ऑफर कर रही है। ठीक है, तो एक कोर्स जो है डिफरेंट कॉलेजेस में पढ़ाया जाता है। तो जब सबसे पहले हम यूनिवर्सिटी सॉर्ट आउट कर लेते हैं, एक दो या तीन यूनिवर्सिटीज को टारगेट बना लेते हैं, उसके बाद बात आती है कि उनके अंडर बहुत सारी जो कॉलेजेस है जिनमें हमारा जो टारगेट कोर्स है पढ़ाया जा रहा है उसको चूज करना। उसके बाद थर्ड चीज आती है कि यहाँ पे आपको आपके कोर्स को चूज करना है। अब जाहिर सी बात है आप इसमें रिवर्स के सिनेरियो भी जा सकते हो। कुछ बच्चे हैं जो बहुत डिटरमाइंड होते हैं कि नहीं मेरे को बीकॉम नहीं करना है, मेरे को करना है तो बीबीए ही करना है, या फिर सेकंड ऑप्शन है मेरे पास बीएमएस क्योंकि आगे जाके मुझे एमबीए करना है, तो मेरा मेन फोकस मैनेजमेंट कोर्सेज पे ही है जिसमें मुझे अंडर ग्रेजुएशन करना है, यूजी प्रोग्राम करना है। ठीक है, चलो समझ में आ गया कि आप एक ऐसे यूजी कोर्स में जाना चाहते हो जहां पे आपका स्पेशलाइजेशन मैनेजमेंट हो। ठीक है, तो आपने सबसे पहले कोर्स सिलेक्ट किया। अब आपको ये कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज ढूंढनी है जिसमें कोर्स को यहाँ पे कराया जाता है। तो लिस्ट ऑफ यूनिवर्सिटीज जिसमें बीबीए एंड बीएमएस होता है और उनमें कौन सी कॉलेजेस में कोर्स ऑफर्ड होता है उसकी आपको एक यहाँ पे लिस्ट समझनी है। देखो, जब भी लिस्ट को बनाती हूँ पहले तो एक होता है कि आपने एक टारगेट रखा हुआ है, लेकिन अब आपके मार्क्स ऑलरेडी आ चुके हैं। तो अब मेरा जो टारगेट है और जो मेरे मार्क्स है, मुझे देखना है कि क्या वो मैच यहाँ पे हो रहा है या नहीं हो रहा है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मान के चलिए कि आउट ऑफ 800 मुझे 300 मार्क्स आए या 300 to 400 के बीच में आए हैं। तो मेरा जो टारगेट है, मान के चलो मेरा टारगेट था यहाँ पे एसआरसीसी, तो वो मुझे पता है कि वो अभी मेरे टारगेट से बाहर हो चुका है। मैं कुछ भी कर लूं मुझे वहां पे एडमिशन नहीं मिलने वाला है ना। तो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप ये चीज को समझो कि जब भी आपकी मार्क्स या कट ऑफ की बात आती है ना, तो हर एक कॉलेज का जो मिनिमम कट ऑफ है वो आपको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है और ये चेक करना इंपॉर्टेंट है कि क्या आप वो मिनिमम कट ऑफ के क्राइटेरिया में आते हो नहीं आते हो। अब ये मिनिमम कट ऑफ बहुत सारे फैक्टर्स के ऊपर होता है, ये कभी भी स्टैंडर्ड नहीं होता है। जैसे लास्ट ईयर अगर मान के चलो कट ऑफ किया था 568 जिसमें लास्ट लिस्ट क्लोज हो गई थी। ठीक है, हर एक कॉलेज में सीट्स के मुताबिक डिफरेंट लिस्ट ओपन होती है, लिस्ट 1, लिस्ट 2, लिस्ट 3, कभी कभी लिस्ट 5 तक भी जाता है, कभी कभी लिस्ट 3 में भी एडमिशन क्लोज हो जाता है।
तो हर एक कॉलेज में जो नंबर ऑफ सीट्स है उसके मुताबिक ये चलता है। तो भाई मेरे को जब देखना है कि क्या मुझे इस कॉलेज में एडमिशन मिलेगा, इसकी पॉसिबिलिटी कितनी है कितनी नहीं है, तो ये 4 फैक्टर्स को समझते हुए मेरे को इसको कैलकुलेट करना है। सबसे पहली चीज जो यहाँ पे आती है दैट इज अ लेवल ऑफ कंपटीशन, राइट। लास्ट ईयर से कंपेरेटिवली ये साल कई गुना ज्यादा बच्चों ने सीयूईटी की एग्जाम दी है। लेट अस से लास्ट ईयर 10 लाख बच्चों ने दी, तो ये साल जो है 13 लाख 14 लाख बच्चों ने एडमिशन के लिए या ड्रीम यूनिवर्सिटी में जाने के लिए सीयूईटी की एग्जाम यहाँ पे दी है। तो जाहिर सी बात है कि अगर नंबर ऑफ स्टूडेंट जो सीयूईटी एग्जाम देते हैं वो जैसे बढ़ते जाता है तो आपका कंपटीशन बढ़ते जाता है। भाई यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बढ़े बट कॉलेज में थोड़ी ना नंबर ऑफ सीट्स बढ़े है। अगर एक कॉलेज में 256 सीट्स ही एसआरसीसी में बीकॉम के लिए, तो आज भी 256 सीट्स ही है। वहां पे उन्होंने उसको 400 सीट्स नहीं करा हुआ है। फर्क ये है कि पहले वो 256 सीट्स के लिए मान के चलो 10,000 लोग दौड़ रहे थे, तो आज वही 256 सीट्स के लिए 20,000 लोग दौड़ रहे हैं। तो 20,000 में टॉप 256 में आना और 10,000 में टॉप 256 में आना बहुत डिफरेंस है। तो यहाँ पे लेवल ऑफ कंपटीशन जो है वो आपको यहाँ पे समझना है इस साल, बिकॉज नंबर ऑफ एप्लीकेशंस फॉर सीयूईटी ज्यादा थे, दैट क्लियरली मींस कि कंपटीशन यहाँ पे बढ़ चुका है। बट देन ये भी सोचना है कि कौन से कोर्स के लिए कितना यहाँ पे कंपटीशन है। जैसे फॉर एग्जांपल लेट अस से कि डीयू में बीकॉम के लिए अगर 25,000 एप्लीकेशंस आते हैं, तो वही बीएमएस बीबीए के लिए हो सकता है 12,000 एप्लीकेशंस आए। तो वो 12,000 में अपना नाम पाना और 25,000 में नाम पाना, उसमें भी डिफरेंस हो जाता है। तो आपको यहाँ पे कौन से कोर्सेज में कितने एप्लीकेशंस आते हैं ये देखना भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपको ये कंपटीशन लेवल जिस कोर्स के लिए आप अप्लाई करना चाहते हो वो चेक करना बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है आपके नंबर ऑफ सीट्स। दिल्ली यूनिवर्सिटी में बहुत कॉलेजेस है जिसमें 55, 56, 57, 63, 69 सीट्स अवेलेबल है, जबकि कुछ कॉलेजेस ऐसे हैं जिसमें मोर देन 200, मोर देन 300 सीट्स भी अवेलेबल है। तो आप जब कॉलेज में अप्लाई कर रहे हो, अगर उस कॉलेज में नंबर ऑफ सीट्स अवेलेबल बहुत कम है, तो अगेन आपको चेक करना है कि क्या आपके चांसेस है उस कॉलेज में जाने के। तो नंबर ऑफ सीट्स भी चेक करो। जिन कॉलेजेस में नंबर ऑफ सीट्स कम है कोर्सेज के लिए, जाहिर सी बात है वो सीट्स को यहाँ पे पाना, अगर आपका स्कोर अच्छा नहीं है, थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, राइट। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्या है, तो दैट इज लेवल ऑफ एग्जामिनेशन। अब देखिए लेवल ऑफ एग्जामिनेशन कैसे पता चलता है, तो जैसे रिजल्ट आ जाता है, मैं अगर देखती हूँ कि भाई कितने बच्चे हैं जिनको 100% आया, कितने बच्चे हैं जिनको मेरे डोमेन सब्जेक्ट्स में 100 आउट ऑफ 100 आया, ठीक है। तो लेवल ऑफ एग्जामिनेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। काफी बार हमारा कट ऑफ लो होता है। अभी लेवल ऑफ एग्जामिनेशन चेक करना बहुत आसान है सीयूईटी में, क्योंकि सीयूईटी जो है परसेंटाइल बेसिस पे भी आपका स्कोर बता देता है, जिससे पता चल जाता है कि भाई रेस में आप कितने आगे हो कितने पीछे हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल मेरा परसेंटाइल है 98, ठीक है, या मेरा परसेंटाइल है 99। अगर 99 परसेंटाइल है दैट मींस मेरे आगे सिर्फ 1% कैंडिडेट्स है, उनके बाद मेरा ही नंबर यहाँ पे लग सकता है। बट मेरा अगर परसेंटाइल है 90 या 88, तो उसका मतलब है 10 से 12% बच्चे हैं उन्हीं सब्जेक्ट्स में जो मेरे से आगे है, राइट। और 10-12% बच्चे इज अ ह्यूज काउंट भाई, तो उनका नंबर आपके पहले ही लगने वाला है एडमिशन में। तो ऐसे केस में परसेंटाइल से आपको यहाँ पे लेवल ऑफ कंपटीशन पता चल जाता है। अगर आपकी परसेंटाइल एनीवेयर 95 अबाव है, ठीक है, 95 एंड अबाव है, तब आपके बड़े बड़े कॉलेजेस में चांसेस है, ठीक है। अगर आपकी परसेंटाइल एनीथिंग बिलो 95 है तो चांसेस बहुत ब्लीक है, स्पेशली अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी या जनरल कैटेगरी में आते हो, ओके। उसके बाद जो लास्ट फैक्टर होता है वो है आपके डोमेन वाइज मार्क्स। अब हर एक सब्जेक्ट वाइज या कॉलेज वाइज जो यहाँ पे क्राइटेरिया होता है, डिफरेंट यूनिवर्सिटीज का डिफरेंट यहाँ पे एडमिशन क्राइटेरियाज है। कौन से सब्जेक्ट्स वो एक्सेप्ट कर रहे हैं, कहाँ पे मैथ्स रिक्वायर्ड है, कहाँ पे मैथ्स कंपलसरी नहीं है, आपने कौन से डोमेन सब्जेक्ट्स दिए हैं, उनमें आपका टोटल यहाँ पे स्कोर क्या है। जैसे 4 डोमेन सब्जेक्ट्स आपने दिए हैं तो बेस्ट ऑफ 3 आपको लेना पड़ेगा, राइट। उसके बाद लैंग्वेज में आपका स्कोर क्या है, टोटल आउट ऑफ 800 आपका स्कोर यहाँ पे क्या बन रहा है। तो ये टोटल डोमेन मार्क्स भी समझना बेटा बहुत जरूरी है, क्योंकि उसी मुताबिक आपको अलग अलग कॉलेजेस में कट ऑफ लिस्ट में आने के चांसेस आपके पता चल जाएंगे। तो जब भी हम अप्लाई करें तो इन चीजों को यहाँ पे समझते हुए करें कि भाई उस कॉलेज में लेवल ऑफ कंपटीशन कितना है। अगर आप यहाँ पे दिल्ली यूनिवर्सिटी के कुछ कॉलेजेस की बात करें, जैसे अगर आप एसआरसीसी कह देते हो या हंसराज कॉलेज कह देते हो, ठीक है, तो इन कॉलेजेस में भाई 200, 250, 250 सीट्स के लिए एप्लीकेशन 50,000 के करीबन आते हैं।
50,000 में से 250 को सिलेक्ट करना, आप यहाँ पे परसेंटेज ऑफ सिलेक्शन कैलकुलेट कर लो ना भाई, कर लो ना, समझ रहे हो। तो यहाँ पे अगर लेस देन 1% आपका कट ऑफ लिस्ट में रिजल्ट निकल रहा है, समझ रहे हो, तो ऐसे केस में आप लेवल ऑफ कंपटीशन समझ सकते हो। और कुछ ऐसे भी कॉलेजेस है दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर ही जहां पे 200-250 सीट्स के लिए एक 10 या 12,000 एप्लीकेशंस आते हैं, राइट। तो ऐसे केस में जाहिर सी बात है कि आपका जो कट ऑफ परसेंटेज है, परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट जो सिलेक्ट होते हैं, इसमें एक फर्क आ जाता है। और ये फर्क जब आता है ना, तो हमारे चांसेस ऑफ उन परसेंटेज में आना बढ़ जाता है, राइट। ये चीज समझाने के लिए या इसका एक क्लियर पिक्चर देने के लिए ज्यादातर बच्चे जो सीयूईटी में देते हैं, वन ऑफ द मोस्ट एप्लीकेशन रिसीव करने वाली यूनिवर्सिटी, अनडाउटेडली वन ऑफ द मोस्ट टारगेटेड यूनिवर्सिटी यहाँ पे आपकी है दिल्ली यूनिवर्सिटी। तो इस वीडियो में मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में जो कट ऑफ लिस्ट किस तरीके से निकलता है, कैसे डिफरेंट कॉलेजेस का डिफरेंट निकलता है, वो भी आपको यहाँ पे बताने वाली हूँ। थोड़ा सा बस रुक जाइए। तो यहाँ पे दूसरी चीज जो मैं आपको यहाँ पे बताना चाह रही थी कि जब भी आप कोई भी एप्लीकेशन फिल करते हो, या जब भी आप यहाँ पे कौन सी यूनिवर्सिटी में जाना है, कौन से कॉलेज में अप्लाई करना है, कौन से कोर्स में अप्लाई करना है, ये जो 3 फैक्टर्स मैंने बताए, ये जब आप सिलेक्ट करते हो तो उसके लिए आपको क्या चीजें यहाँ पे दिमाग में रख के इसको करना है। देखो, सबसे पहले तो आता है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। जैसे मैंने बताया, डिफरेंट यूनिवर्सिटीज का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया डिफरेंट हो सकता है। जैसे कि एक बहुत कॉमन क्वेश्चन होता है कि अगर एक नॉन मैथ स्टूडेंट्स है जिसने मैथमेटिक्स नहीं लिया है क्लास 12 में, तो जाहिर सी बात है वो सीयूईटी में भी मैथमेटिक्स ऑप्ट शायद नहीं करेगा, ठीक है, क्योंकि साल भर 2 साल आपने मैथमेटिक्स नहीं पढ़ा है, एनसीईआरटी पूरा सीयूईटी में आता है, तो करने में दिक्कत आती है 2-4 महीने के गैप में। तो ऐसे केस में अगर आप एक नॉन मैथमेटिक्स स्टूडेंट हो, आपने मैथ्स एज ए डोमेन सब्जेक्ट यहाँ पे सिलेक्ट नहीं किया है, आपने अकाउंटेंसी सिलेक्ट किया है, या आपने बिजनेस स्टडीज सिलेक्ट किया है, इकोनॉमिक्स नहीं किया है, जो भी आपने डोमेन सब्जेक्ट्स का यहाँ पे सिलेक्शन किया हुआ है, वो चेक करिए कि क्या उस कोर्स के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में वो फिट होता है या नहीं। हाँ जी, बहुत ऐसे कोर्सेस है डिफरेंट यूनिवर्सिटीज में जहाँ पे मैथ्स रिक्वायर्ड होता है, ठीक है। तो आपको वो चेक करना है कि अगर मैंने मैथ्स सिलेक्ट नहीं किया है या मैथ्स एज ए डोमेन सब्जेक्ट मैंने नहीं दिया है, तो क्या मैं इन कोर्सेज के लिए इन यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस में अप्लाई कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। दूसरी चीज इंपॉर्टेंट होती है कि प्रीवियस ईयर का एक कट ऑफ देख लो, जिससे एक अंदाजा आपको यहाँ पे आ जाएगा। जाहिर सी बात है, नंबर ऑफ एप्लीकेशन है, नंबर ऑफ पीपल या स्टूडेंट्स अपियरिंग फॉर सीयूईटी एग्जाम अगर बढ़ जाता है तो यहाँ पे कट ऑफ वेरी कर सकता है। बट फिर भी अगर मुझे 400 मार्क्स आए हैं और लास्ट ईयर का कट ऑफ था लेट अस से 438 या 442, ठीक है, तो ऐसे केस में फिर भी मुझे लगता है चलो एक ब्लीक चांसेस है। बट अगर मुझे 400 मार्क्स आए, लास्ट ईयर का कट ऑफ था 738, तो जाहिर सी बात है मुझे पता है कि यहाँ पे तो नहीं बनने वाली बात भाई, ठीक है। तो ये प्रीवियस ईयर कट ऑफ को एक बार चेक कर लीजिए, जो आपको डिफरेंट यूनिवर्सिटीज की वेबसाइट्स पे अवेलेबल हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है नंबर ऑफ सीट्स, जो मैं आपको यहाँ पे ऑलरेडी बता चुकी हूँ। हर एक यूनिवर्सिटी के ब्रोशर में डिफरेंट कॉलेजेस में कितनी सीट्स अवेलेबल है ये भी आपको मिल जाएगा। उसमें अगर आप मान के चलिए कोई भी रिजर्व कैटेगरी में आते हो, जैसे ओबीसी है, एससी है, एसटी है, ईडब्ल्यूएस है, या फिर कुछ कॉलेजेस में यहाँ पे रिलीजन वाइज भी जो है, पर्टिकुलर कास्ट वाइज भी यहाँ पे ये होता है, रिजर्वेशन होता है, ठीक है। जैसे अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में जाओगे तो इफ आई एम नॉट रॉन्ग, क्रिश्चियंस एंड सिख लोगों के लिए वहां पे कुछ एक परसेंटेज ऑफ रिजर्वेशन है या सीट्स रिजर्व्ड है। तो ऐसे केस में अगर आप ये रिजर्व कैटेगरी में यहाँ पे अप्लाई करते हो तो वहां पे उन कॉलेजेस में कौन से चीजों के लिए रिजर्वेशन है, क्या आप उस कैटेगरी को बिलोंग करते हो, क्या आप वो सीट्स के लिए अप्लाई कर सकते हो, ये भी चीजें आपको यहाँ पे चेक करना बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप वो कैटेगरीज को बिलोंग करते हो तो, ठीक है। इससे आपके जो नंबर ऑफ चांसेस है और ज्यादा इंक्रीज हो जाते हैं, राइट। उसके बाद जो नेक्स्ट है दैट इज अप्रोक्सीमेट नंबर ऑफ एप्लीकेशंस, राइट। जैसे मैंने बताया कि हम सभी को पता है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में अगर कुछ कॉलेजेस की बात करें, उसमें जो नंबर ऑफ एप्लीकेशंस आते हैं हमेशा बहुत ज्यादा आते हैं, क्योंकि वो बहुत सारे बच्चों की यहाँ पे ड्रीम कॉलेजेस है जहां से वो कोर्सेज करना चाहते हैं। अगर आप उस कंपटीशन में फिट नहीं होते या अगर आपको लगता है कि मुझे इन कॉलेजेस में चांसेस मेरे बहुत कम या ना के बराबर दिख रहे हैं, तो आप उन कॉलेजेस को सिलेक्ट करिए जो आपकी क्राइटेरिया में, जो आपके मार्क्स के ब्रैकेट में फिट होता है, राइट। उसके बाद जो लास्ट है दैट इज ऑल्टरनेटिव्स। ये चीज मेरी पर्सनल एक राय है आप सभी के लिए, ठीक है। जाहिर सी बात है हम अपने एक्सपीरियंसेस से बहुत कुछ सीखते हैं, जो कि मैंने भी यहाँ पे सीखा है। जनरली क्या होता है, तो हम अपने
टारगेट को लेके या हम अपनी चॉइसेस को लेके बहुत ज्यादा अडैमेंट या तो बहुत ज्यादा स्पेसिफिक हो जाते हैं, ठीक है। और काफी बार ये बहुत ज्यादा स्पेसिफिक होने के कारण कि नहीं मुझे यही कॉलेज चाहिए, यही कोर्स करना है, मैं इससे नहीं हिलूंगा, मैं इससे नहीं हिलूंगी, इसके कारण हम गलत डिसीजन ले लेते हैं जो आगे जाके हमें बहुत दिक्कत देता है, बहुत पछतावा होता है। मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल दे रही हूँ। अगर मैंने यहाँ पे मन बना लिया है कि मुझे यहाँ पे एमबीए ही करना है, ठीक है, तो जाहिर सी बात है एमबीए के पहले मैं वैसे तो कोई भी ग्रेजुएशन कंप्लीट करके भी एमबीए कर सकती हूँ, एज सच कोई बड़ा क्राइटेरिया नहीं होता है। बीकॉम करके भी एमबीए कर सकती हूँ, साइंस का स्टूडेंट भी एमबीए कर सकता है, आर्ट्स का स्टूडेंट भी एमबीए कर सकता है। बट फिर भी अगर मुझे अभी से पता है कि नहीं मेरा मन मैंने बना लिया है, मुझे एमबीए ही करना है, वही मेरा अल्टीमेट फोकस है, तो मैं यहाँ पे चाहूंगी कि जो मैं यहाँ पे मेरा ग्रेजुएशन प्रोग्राम करूँ, ठीक है, ये ग्रेजुएशन प्रोग्राम भी मैं यहाँ पे कोई ना कोई मैनेजमेंट कोर्स में करूँ। अब मैनेजमेंट कोर्स की बात है तो जाहिर सी बात है यहाँ पे मेरा बीएमएस आता है एंड यहाँ पे मेरा बीबीए आता है, जिसमें फर्स्ट प्रेफरेंस में बीबीए को दूंगी, सेकंड प्रेफरेंस में यहाँ पे बीएमएस को दूंगी, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने बीबीए और बीएमएस दोनों के लिए मुझे यहाँ पे डिफरेंट कॉलेजेस एंड डिफरेंट यूनिवर्सिटीज में अप्लाई करना है। अब यहाँ पे मेरे को फर्क नहीं पड़ता है कि मुझे मेरी ड्रीम यूनिवर्सिटी जो फर्स्ट थी वो मिले नहीं मिले, भले सेकंड जो थी, थर्ड जो थी, फोर्थ जो थी वो मिले, बट मुझे मेन फोकस रखना है कि भाई मुझे मैनेजमेंट के ऊपर कोर्स करना है, ओके। बट अगर मैंने यहाँ पे मन बनाया है कि मुझे यहाँ पे लेटर से बीकॉम करना है या तो बीकॉम ऑनर्स करना है, ठीक है, मुझे यहाँ पे बीकॉम करना है या बीकॉम ऑनर्स करना है, तो ये तो एक कॉमन ग्रेजुएशन कोर्स हो गया। अब मैं बीकॉम के बाद बहुत सारी चीजें कर सकती हूँ जो अभी हो सकता है कि मेरे दिमाग में सॉर्टेड नहीं है, बट मुझे बीकॉम करना है और मुझे अपनी जो चॉइसेस है मुझे उसको ओपन रखना है, राइट। तो ऐसे केस में मेरा जो फोकस है टॉप यूनिवर्सिटीज पे होना चाहिए कि कौन सी बेस्ट यूनिवर्सिटी से मैं ये कोर्स को कर पाऊं, क्योंकि यहाँ पे यूनिवर्सिटी का जो वैल्यू है ना मेरी डिग्री में वो ऑब्वियसली यहाँ पे ऐड हो जाएगा। तो मैं कोशिश करूंगी कि बेस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज में जाके मैं ये डिग्रीज को यहाँ पे ग्रेजुएशन प्रोग्राम्स को रजिस्टर कर पाओ। तो ऑलवेज एक ऑल्टरनेटिव हमेशा डेवलप करके रखो, ठीक है। ये मेरा मेन आइडियल चॉइस है कि ये यूनिवर्सिटी, ये कॉलेज, ये कोर्स, बट ये नहीं मिला तो मैं ऑप्शंस अपने लिए खुले रखूंगी, सेकंड बेस्ट ऑप्शन, थर्ड बेस्ट ऑप्शन, फोर्थ बेस्ट ऑप्शन, फिफ्थ बेस्ट ऑप्शन, एक लिस्ट बना के मैं रखूंगी कि मैं कौन से कोर्सेज के लिए ओपन हूं, कौन से यूनिवर्सिटीज के लिए ओपन हूं और कौन से कॉलेजेस के लिए ओपन हूं। ऐसा नहीं करूंगी कि एक ही कोर्स, एक ही कॉलेज, एक ही यूनिवर्सिटी के ऊपर मैं फोकस कर रही हूं, तो ऑल्टरनेटिव्स डेवलप करके रखो। इससे क्या होता है कि भले आपका फर्स्ट चॉइस नहीं भी मिला ना, सेकंड या थर्ड भी मिलता है ना, तो भी आपका जो टारगेट है वो आप कंप्लीट कर लेते हो, ठीक है। चलिए उसके बाद फिर हम यहाँ पे जाते हैं आगे। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैं आपको एक बेसिक से एग्जांपल यहाँ पे दिल्ली यूनिवर्सिटी का देने वाली हूँ। दिल्ली यूनिवर्सिटी एक ऐसी यूनिवर्सिटी है जो सीयूटी एज एन एंट्रेंस एग्जाम यहाँ पे एक्सेप्ट करती है फॉर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स जो वो ऑफर करती है, और ये एक ऐसी यूनिवर्सिटी है जिसमें हर साल मैक्सिमम एप्लीकेशंस रिसीव होते हैं, ठीक है। अब दिल्ली यूनिवर्सिटी की अगर मैं बात करूं तो मान के चलो कि आप दिल्ली यूनिवर्सिटी से बीकॉम करना चाहते हो या लेटेस्ट से आप दिल्ली यूनिवर्सिटी से बीकॉम ऑनर्स करना चाहते हो, ठीक है। जाहिर सी बात है बहुत सारे प्रोग्राम दिल्ली यूनिवर्सिटी ऑफर करता है, आपके चॉइसेस डिफरेंट हो सकते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल दे रही हूं कि कैसे हमें अंदाजा लग सकता है कि कौन सी कॉलेजेस जो है हमारे टारगेट लिस्ट में यहाँ पे बैठ सकती है, ठीक है। तो मैंने अगर सोचा कि मुझे मान के चलो दिल्ली यूनिवर्सिटी से बीकॉम करना है या बीकॉम ऑनर्स करना है, आप जो कोर्स कर रही हो उसके लिए सेम चीज जो मैंने बीकॉम के लिए करी है आप कर सकते हो, ठीक है। तो अगर मुझे दिल्ली यूनिवर्सिटी से बीकॉम या बीकॉम ऑनर्स करना है तो सबसे पहले मुझे ये देखना है कि मेरी मार्क्स एग्जैक्टली कौन से क्राइटेरिया में बैठ रहे हैं, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे डिफरेंट क्राइटेरियाज यहाँ पे डेवलप किए हैं। अगर मेरे को बिलो 600 आया है, अगर मुझे बिलो 700 आया है, मतलब 600 to 700 के बीच में आया है एंड 700 एंड अबाउ आया है। अब आप बोलोगे मैम बिलो 500, बिलो 400 दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिलना बहुत ज्यादा मुश्किल है। अगर आपको बिलो 500, 400 आया है, अनलेस आप रिजर्व कैटेगरीज को बिलोंग करते हो, ठीक है। मेरा ये अंदाजा है, अगेन ये लेवल ऑफ कंपटीशन के ऊपर है, नंबर ऑफ एडमिशन सीट्स के ऊपर है, नंबर ऑफ एप्लीकेशंस के ऊपर है,
जो वेरी कर सकता है, बट जिसमें आपको लास्ट ईयर के जो कट ऑफ है उसके अंदाजे और कैलकुलेशन से ये चीजें मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ, और बीकॉम ऑनर्स जैसे प्रोग्राम्स के लिए इसको मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। अनडाउटेडली अगर आप रिजर्व कैटेगरीज को बिलोंग करते हो तो ये चीजें आपके लिए चेंज हो सकती है। हो सकता है कि यहाँ पे जब मैंने अबाउ 700 लिखा हुआ है, अगर आप रिजर्व कैटेगरीज की बात करो तो वहां पे 400 to 500 के बीच में आपका स्कोर होगा, तो भी आपके चांसेस यहाँ पे बन सकते हैं, क्योंकि कैटेगरी वाइज कट ऑफ डिफरेंट आता है। सिंपल सी बात है। मैं आपको एक लॉजिक बता रही हूं कि कैसे कैलकुलेट होता है, बाकी आप अपने कैटेगरी कोर्स वाइज इसको डिफरेंशिएट कर सकते हो, पहले से बता दूं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मान के चलो कि मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी की बात कर रही हूँ, तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में नॉर्थ कैंपस, साउथ कैंपस एंड ऑफ कैंपस है, ठीक है। तो यहाँ पे हम सभी को पता है कि कुछ ऐसे कॉलेजेस है दिल्ली यूनिवर्सिटी के जो सब यहाँ पे अप्लाई करना चाहते हैं, या मैक्सिमम लोग उसके लिए अप्लाई करते हैं, जिनके कारण ये कॉलेजेस में एडमिशन मिलना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। जैसे अगर मैं यहाँ पे कॉलेजेस की बात करूं, जैसे SRCC श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स, जो कि दो पार्ट्स में है, श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स भी है एंड एक लेडी श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स भी है। लेडी श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स में सीट्स बहुत कम है, करीबन 29 सीट्स है इफ आई एम नॉट रॉन्ग, और श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स में करीबन 256 सीट्स है, राइट। तो नंबर ऑफ सीट्स हमेशा कंसिडर करना, याद रखना। तो यहाँ पे अगर मैं श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स की बात करूं, या हंसराज कॉलेज की बात करूं, हिंदू कॉलेज की बात करूं, किरोरीमल की बात करूं, रामजास की बात करूं, या फिर श्री वेंकटेश्वरा की बात करूं, ये ऐसे कॉलेजेस हैं जिनमें मैक्सिमम एप्लीकेशंस आते हैं, और ये कॉलेजेस में जनरली कंपटीशन बहुत टफ होता है। तो इन कॉलेजेस में अगर मैं अनरिजर्व कैटेगरी की बात करूं तो उनका कट ऑफ 700 एंड अबाउ जाता है। हो सकता है कि 680 690 में आपको मिल जाए, बट आप सोच रहे हो कि मेरा 500 550 कट ऑफ है, इन कॉलेजेस में अनरिजर्व कैटेगरी डिफिकल्ट है, ठीक है। आपके चांसेस बहुत ब्लीक है, बहुत कम है। तो अगर आपका 650 एंड अबाउ है, मैं एक 50 मार्क्स का आगे पीछे हमेशा लेके चलती हूँ, 650 एंड अबाउ है, जनरली तो 700 के ऊपर ही कट ऑफ जाता है भाई, ये 99 परसेंटाइल्स पे क्लोज हो जाता है, ठीक है। बट फिर भी 700 एंड अबाउ मैं बोल रही हूँ, बट अगर आपका 650 एंड अबाउ भी है तो भी आप एक बार चांस ले सकते हो। बहुत ब्लीक चांस है, 0.01% चांस है अनरिजर्व कैटेगरी में, अगर आपका 650 to 700 के बीच में कट ऑफ है तो, ठीक है। उसके बाद अगर मैं जाती हूँ टू द सेकेंड लिस्ट ऑफ कॉलेजेस, अब ये भी दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर ही आता है, बट इसका जो कट ऑफ निकलता है वो बिलो 700 निकलता है। तो अगर मान के चलो आपका 600 to 700 के बीच में अगर आपका कट ऑफ यहाँ पे आया हुआ है, तब कॉलेजेस जैसे दिल्ली कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड कॉमर्स, दीनदयाल उपाध्याय कॉलेज, दयाल सिंह कॉलेज, श्री गुरु गोविंद सिंह कॉलेज, शहीद भगत सिंह कॉलेज, या आत्माराम सनातन धर्मा कॉलेज, इन कॉलेजेस में आप अप्लाई कर सकते हो अगर आपका कट ऑफ बिलो 700 यहाँ पे आता है, राइट। 600 to 700 के बीच में कट ऑफ है, अनरिजर्व कैटेगरी को बिलोंग करते हो तो यस ये कॉलेजेस में अप्लाई कर सकते हो। अब मुझे कैसे पता चला, मुझे क्या दिल्ली यूनिवर्सिटी ने कॉल किया, क्या मुझे दिल्ली यूनिवर्सिटी ने बोला कि हमारा प्रमोशन करो? नहीं मेरे दोस्त, नहीं। मैंने इन कॉलेजेस का प्रीवियस ईयर का जो कट ऑफ है उसको सिंपली मैंने यहाँ पे चेक किया, उसका एक एवरेज निकाला, और उसके मुताबिक ये लिस्ट आपको यहाँ पे बन के मिल जाती है, ठीक है। और भी ऐसे बहुत सारे कॉलेजेस है, बट हर कॉलेजेस के डिफरेंट यूनिवर्सिटीज के ये कंपाइल करना बहुत डिफिकल्ट है, तो इसीलिए आप अपने टारगेट यूनिवर्सिटी को लेकर ऐसे सिमिलर लिस्ट यहाँ पे कंपाइल कर सकते हो, ठीक है। अगर मान के चलो आपका कट ऑफ बिलो 600 है, ठीक है, मैं कहूंगी 500 to 600 के बीच में अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी में आते हो, बिलो 600 अगर आपका कट ऑफ है, तो आप SGTB खालसा कॉलेज, मोतीलाल नेहरू कॉलेज, आर्यभट्ट कॉलेज, शिवाजी कॉलेज, रामनुजन कॉलेज, कॉलेज ऑफ वोकेशनल स्टडी, देशबंधु कॉलेज एंड महाराजा अग्रसेन कॉलेज, इनमें आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। बहुत सिंपल चीज बेटा मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ, मैंने आपको एग्जैक्टली क्या बताया। मुझे तो यार बीकॉम ही करना है और दिल्ली यूनिवर्सिटी से ही करना है, ठीक है। अब मेरा कट ऑफ कितना है उसके मुताबिक मेरी कॉलेजेस की लिस्ट जो है मैं यहाँ पे सॉर्ट कर सकती हूँ। अगर मेरा कट ऑफ बेटा 600 630 650 है, मैं SRCC में अप्लाई कर भी दूं तो भी मेरा नहीं होना है, तो उसको पकड़ के ऐसे मैं बैठ गई तो क्या फायदा है यार, क्या फायदा है। तो आपको यही चीज यहाँ पे समझनी है कि अब आपको जो कॉलेजेस की प्रायोरिटीज बनानी होगी वो आपको यहाँ पे आपके कट ऑफ के मुताबिक बनानी होगी, आपको कितने मार्क्स आए हैं और लास्ट ईयर का एवरेज कट ऑफ क्या है उसके मुताबिक आपको ये लिस्ट यहाँ पे बनानी होगी। ये बहुत सिंपल तरीका होता है अपने दिमाग में सॉर्ट करना कि भाई मुझे कौन से कॉलेज में एडमिशन मिल सकता है,
ठीक है। और ये कैलकुलेट करना कोई बड़ी बात नहीं होती है, आपको बस लास्ट ईयर का कट ऑफ लेना है, 10-20% आगे पीछे समझ के आपको वहां पे अप्लाई करना है। 10% ड्रॉप भी हो सकता है, 10% बढ़ भी सकता है। टेक्निकली जब नंबर ऑफ एप्लीकेशंस बढ़ते हैं तो कट ऑफ जो है वो बढ़ सकता है, बट अगेन डिपेंड करता है कौन से लोगों ने अप्लाई किया। अब जिन्होंने अप्लाई किया उनका ऑलरेडी परसेंटेज कम है, तो मुझे टॉप 250 निकालना है, ठीक है। फिर उसमें से मैंने टॉप 250 निकाला, उसमें से 50 बच्चों का दूसरे कॉलेज में हो गया, वो वहां चले गए, तो और 50 नीचे चले जाऊंगी। तो इन चीजों पे ये डिपेंड कर सकता है, जो कि बहुत ज्यादा यहाँ पे वेरी करता है, कभी भी स्टैटिक नहीं होता है। बट फिर भी मुझे एक तो अंदाजा आ जाता है कि चलो ये कॉलेजेस में मेरे चांसेस है, तो इन कॉलेजेस को मैं दिमाग में लेके यहाँ पे चलूं। अगेन अगर आप वेरी कोर्स स्पेसिफिक हो तो कोर्स के ऊपर फोकस करो, अगर आप वेरी यूनिवर्सिटी फोकस हो तो उसके ऊपर फोकस करो, अगर आपका 700 एंड अबाव आया है, आप दोनों के ऊपर फोकस करना चाहते हो तो भी कर सकते हो। अगर आप वो लेवल पे हो, 700 एंड अबाव है, 95% एंड अबाव है, तो यस आप यूनिवर्सिटी प्लस कोर्स प्लस कॉलेज तीनों के ऊपर भी फोकस करके चल सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे एक सिंपल चीज जैसे मैं आपको कह रही हूं, मैंने आपको बता दी, दैट इज यूनिवर्सिटीज में कैसे एडमिशन्स ले, या मुझे कौन सी यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल सकता है, ये कैसे फोकस करें, ठीक है। बाकी एक चीज मैं जरूर जानती हूं, अगर आप जिंदगी में कुछ बनना चाहते हो, तहे दिल से बनना चाहते हो, उसके पीछे पूरी मेहनत करते हो ना बेटा, वो आप बनकर दिखा सकते हो। सीयूईटी एक पड़ाव था, ठीक है, बहुत लोग उसको पार कर गए, बहुत लोग थोड़े से मिस कर गए, बट कोई दिक्कत नहीं है, जिंदगी में मौके तो आते रहते हैं, तो मौके जब भी मिलते जाए उसको पाने की कोशिश करते जाए। एक मौका छूट गया तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि भाई अब मौके खत्म हो गए, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो जो भी मार्क्स आए हैं सबसे पहले उसको विलिंगली एक्सेप्ट करें, जो मार्क्स आ चुके हैं वो आपके हाथ में नहीं है, अब बहुत ही स्मार्टली कॉलेजेस को चूज करें, कोर्सेज को चूज करें और जिंदगी में आगे की जर्नी की तरफ अपना एक कदम यहाँ पे आगे रखे। जर्नी बहुत लंबी है मेरे दोस्त, इसमें एक कदम आगे पीछे हो गए तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, आगे कई मौके आएंगे, टेंशन नहीं लेना है आपको। अब पूरे फोकस के साथ आगे आपको क्या करना है वो आपको डिसाइड करना है, और एक बार डिसाइड हो गया तो पूरी मेहनत और डिटर्मिनेशन के साथ उसको आपको करना है, ठीक है। बाकी आज का वीडियो मैं यहीं पे एंड करूंगी। उम्मीद रखती हूँ कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल था। अगर आप चाहते हो कि हमसे आपको कोई और चीज जाननी है या हमारी मदद चाहिए कोई और चीज में, तो आप नीचे कमेंट बिल्कुल कर सकते हो। हम पूरी कोशिश करेंगे कि जो भी हम आपके लिए कर सके उसको जरूर करें, ठीक है। बट आज के लिए यहीं पे बाय एंड टेक केयर।